नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्र, आप सबके बात की शुरुआत इस बात से कि ये मोदी है तभी मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों का चुनाव बिना शोर शराबा, भारी हंगामा, मारपीट और आगजनी, दंगा फसाद का समाप्त हुआ। एक चरण अब मात्र रह गया है, वो भी समाप्त ही हो जाएगा। ये मोदी है तो मुमकिन है। प्रमोद जी को नमस्कार। मित्रों, इन प्रश्नों पर एक बात आपको एक हल्के शब्दों में, मतलब हंसी के रूप में लीजिए या सीरियस रूप में लीजिए, वो आपको बता रहा हूं। एक आदमी बोला कि भाई सुनो, ये जो कथा सुनने जाते हो भगवान का, उसमें क्या फायदा होता है? अब इसका प्रश्न का जवाब क्या दिया जाए? भाई ये कथा में क्या फायदा होता है? फायदा और नुकसान तो कथा में तुरंत दिखता नहीं है, लेकिन पंडित जी तो सारे सत्य सनातन के, वो उन्होंने संयम का घोर तपस्या हासिल किया है, तब स्व को अंत करके संत बने हैं। अब कोई आदमी उनको पिनका दे तो फिर सत्य सनातन में आस्था का क्या मतलब? उन्होंने बड़े विनम्रता से बोला कि एक चीज बताइए कि झगड़ा में क्या मिलता है? आप कथा में नहीं मिलता तो झगड़ा में क्या मिलता है? मैं बता देता हूं। संत जी ने कहा, कथा में कम से कम प्रसादी तो मिलती है। हमारे गांव में बतासा मिलता है, पंजेरी मिलता है, कहीं कहीं लड्डू मिलता है, भगवान का चरणामृत मिलता है। तो कथा में कम से कम प्रसाद तो मिलता है। आपका मुंह मीठा होता है। जितना देर तक आप बैठे हैं दुनिया के आडंबर से दूर, आप सिर्फ प्रभु की बात कर रहे हैं, ना किसी की बुराई कर रहे हैं, ना किसी की शिकायत कर रहे हैं, आपकी मन कहीं भटक भ्रमण नहीं कर रही है, ये कम बात है। और झगड़ा में क्या होता है? आपका सर फूटता है, आपका खून बहता है, आस पड़ोस में झगड़ा का वातावरण होता है, पुलिस में केस होती है, रोज रोज अदालतें और थाने का चक्कर लगाने का मौका मिलता है। अब बताइए कि फायदा किसमें है? जिनको ये समझ में आ गई हो वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, जिन्हें ना समझ में आई उनको मैं समझा रहा हूं। मोदी है तो क्या मुमकिन है? आप बहुत दूर ना जाए। आपको एक छोटी बात बता दूं कि मोदी है तो कम से कम एक छोटी बात जान लीजिए कि बिना आगजनी, मारपीट, लूट खसोट और बिना किसी दंगा फसाद का करीब करीब सारा चुनाव संपन्न हो गया है। अब उत्तर प्रदेश का एक अंतिम चरण का चुनाव रह गया है, वो भी संपन्न हो जाएगा। बहुत दूर मत जाइए, बहुत लंबा चौड़ा की जरूरत नहीं है कि ये मिला वो मिला, क्या मिला, यूक्रेन में मिला कि यूएस में मिला, रशिया में मिला कि जापान में मिला, चीन में मिला कि फ्रांस में मिला, ये बात की बात है। आप छोटे और एकदम छोटे लेवल पर बात जाने कि ये मोदी है तभी मुमकिन है कि बिना किसी आगजनी, सर फुटा हुआ, लूट खसोट और दंगा फसाद का इतने बड़े राज्य, आधा प्रदेश, मतलब आधा देश है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, मतलब ऐसे ऐसे राज्यों का चुनाव, गोवा का राज्य का चुनाव संपन्न हुआ और कहीं कोई शोर शराबा, हंगामा नहीं हुआ। मित्रों, ये तो आपको तत्कालिक लाभ की बात बताता हूं, अब दूरगामी लाभ की बात करें। अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री ने दिल्ली में कहा है कि जो दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है उसका कारण है हिंदुओं का जो चिता जलाया जाता है, वो एक कारण है जिसके वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है और लोगों में बीमारी फैल रही है। ये वही मंत्री है, ये वही मुख्यमंत्री का बनाया हुआ चेला है जिसको आपने 200 यूनिट बिजली के चक्कर में सिर पर बैठा लिया है। अब वो आपको ये कह रहा है कि भाई आप अपने चिताओं को मत जलाएं, इन्हें मुसलमानों के तरह से जमीन में गाड़ दें, क्योंकि जमीन को पोल्यूटेड करे चलेगा, आसमान को पोल्यूटेड ना करें। आपको ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत राष्ट्र स्तर पर मामला नहीं है, छोटे लेवल के मामला है। मोदी के वजह से क्या फायदा है आप जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन
दोनों खुश है हमारे भारत के तटस्थ रहने से। रूस इस बात पे खुश है कि भारत के महानतम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। ये मेरे लिए बड़ा संतोषजनक बात है। यूक्रेन इसलिए खुश है कि भारत के महानतम प्रधानमंत्री जनप्रिय लोकनायक नरेंद्र मोदी ने रूस का साथ नहीं दिया, रूस को खुश नहीं किया। वो इस मामले में खुश है। दुनिया में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा किसी भी देश को नहीं मिली है, ना अमेरिका को, ना चीन को, ना जापान को, ना ही फ्रांस को, ना ही कनाडा को, ना ही इंग्लैंड को, जो एक संप्रभुत्व राष्ट्र और धनी मनी राष्ट्र है। हमसे ज्यादा हमारे नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा मिली है कि उनको ये कहा गया है, उनके लिए प्रचलित है कि भाई यूक्रेन और रूस दोनों खुश है हमारे प्रधानमंत्री के विदेश नीति से, उनके अपने लोकप्रियता से। आज पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है उनके अपने और आपके समर्थन से। मित्रों, कुछ बातें आपको और बता दूं कि अगर कमल है तो आपका कल कैसे सुरक्षित है और कैसे शानदार है। मित्रों, दुनिया में कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी कि सबके सब लोग ये समझ नहीं पाए कि हमको जीना है या मरना है। कितने लोग आगे क्या होगा इस बात को नहीं समझ पाए। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता देखिए कि अब तक देश जब से आजाद हुआ तब से ले लें, पहले के तो छोड़ दीजिए, हम गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारा चल नहीं रहा था। लेकिन जब से हमारा चला 1952 से 26 मई 1952, जब से हमने पार्लियामेंट के रूप में एक संविधान अपनाया और एक संसदीय चुनाव के माध्यम से देश को प्रधानमंत्री दिया और अब तक देते आए हैं, तब से ये पहला मौका है कि किसी भी महामारी का टीका इतनी जल्दी उपलब्ध कराई गई है देश दुनिया को। और मित्र देशों को छोड़िए, दुश्मन देशों को की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मुफ्त में टीका दिया गया है। मतलब हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले लोग हैं, सिर्फ जबानी खाता नहीं, मुंह से कहने के नहीं। हमने अपने क्रियान्वयन में भी ये साबित किया है कि जब कोरोना महामारी का टीका हमने दुनिया में सबसे पहले इजाद किया और इतनी ज्यादा संख्या में प्रोडक्शन किया, तैयार किया कि हम और देशों को भी बांटे। मतलब हमने दुनिया के सेहत का ख्याल रखा अपने साथ साथ। आपको जान करके खुशी होगी कि कई ऐसे देश जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, कई ऐसे देश हैं जिनकी पूरी जनसंख्या, मेरे बलिया जिला इतना है, उसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर टीका लेने आया और उसने समाचार चैनलों को ये बताया कि मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि मुझ जैसा इतनी छोटी सी देश पर इतने बड़े देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री का नजर पड़ेगा और वो हमको इस लायक समझेंगे। हम इसीलिए इस कोरोना वायरस के बक्से को खुद लेने के लिए आए। आप समझ लीजिए, वो देश छोटा हो या बड़ा हो, उसकी अपनी आन बान शान है। आदमी छोटा बड़ा या देश छोटा बड़ा से नहीं होता, उसकी प्रतिष्ठा है, प्रोटोकॉल है, उसका प्रधानमंत्री है तो अपने यहाँ का सबसे बड़ा जननायक है, वो हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी है, जिस तरह से मेरा नरेंद्र मोदी है। लेकिन आप हमारे प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठा को जोड़िए कि कोरोना का टीका रिसीव करने एयरपोर्ट पर उनका प्रधानमंत्री गया बाकायदे प्रोटोकॉल से और डिब्बा लेकर के ये बयान दिया कि मैं उम्मीद नहीं करता था कि भारत का प्रधानमंत्री मुझ जैसे छोटे राष्ट्र को भी तहरीर देंगे बड़े बड़े राष्ट्रों की तरफ। हमने पाकिस्तान को टीका दिया, हमने बांग्लादेश को टीका दिया, हमने और सारे देशों को टीका दिया जिसको बाकी देश बेच के पैसा कमा रहे थे। ये चीन और अमेरिका, जिस पर कोरोना के फैलाने का शंका नहीं विश्वास है, उन लोगों ने दुनिया में टीका बेच करके पैसा कमाना चाहा। वहीं हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दुनिया में टीका दिए। ये मोदी है तभी मुमकिन है। आप इस बात को मानिए, ये मोदी है तभी मुमकिन है कि वो कोरोना वायरस का टीका सबसे पहले नहीं लगवाए। राजनीति में इस बात का विरोध भी हुआ क्योंकि हमारे राजनीतिक दल के लोगों की तो ये आदत सी पड़ गई है कि अगर कोई बढ़िया चीज है तो उस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। दुनिया तड़पती रहे, परेशान होती रहे, उस चीज के लिए मरती रहे, अपने जान जोखिम में डालती रहे। अगर कोई चीज बढ़िया है तो उस पर मैं पहले लूंगा।
लेकिन हमारे जननायक ने ये घोषणा किया था कि इस आयु वर्ग के लोगों को इस क्रम में दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीका था कि पहले 100 वाले को, फिर 90 वाले को, मतलब वो एक चरणबद्ध तरीका था। तो जब माननीय प्रधानमंत्री के आयु वर्ग का चरण आया और उस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री सबसे पहले टीका लेने गए। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो पहला टीका आपने खुद लगवा लिया। ये कोई ना इल्जाम लगाए इस वजह से हमारा मत, ये मोदी है तभी मुमकिन है। क्या ये और लोगों के टाइम में संभव है कि माननीय प्रधानमंत्री लाइन में लग के कोरोना का टीका लें? लाइन में लग का मतलब है कि आपका जब नंबर है, आपकी जब बारी आए तब आप टीका लें। ये क्या हम कल्पना कर सकते हैं? कल्पना करिए कि अगर मनमोहन सिंह, सोनिया जी या और कोई जी है, कोई प्रधानमंत्री का सुपर तो दिखता नहीं कि किसी का नाम ले, मतलब रेस्ट ऑल अगर कोई होता तो ये संभव था कि वो लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार करके लेता। एक और बात देखिए कि मोदी है तो मुमकिन है कि उस वक्त के तत्कालिक सभी नेताओं ने कोरोना होने का भी सबूत मांगा था। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगते, कोरोना का भी सबूत मांगते हैं। और हमारे टीका पर न सिर्फ संदेह करते हैं बल्कि दुनिया में सार्वजनिक बयान बेहयाई से देते हैं और कहते हैं कि ना 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 ना, हम ये टीका नहीं लेंगे, ये भाजपा का टीका है, हमारी पार्टी की सरकार आएगी तब हम टीका लेंगे। और साजिश देखिए, आपको मारने की कितनी बड़ी साजिश। वो स्वयं पूरे परिवार के समेत एक निजी बहुत बड़े अस्पताल में टीका ले चुके। वो तो भला हो आके नर्सों का और मेडिकल स्टाफों का जिन्होंने फोटो ट्वीट कर दिया और दुनिया में वायरल हो गया, और फिर आपके पास बगले झांकने का और कोई बात नहीं रह गया कि आप स्वयं तो टीका ले लिए लेकिन दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं आप टीका मत लीजिए। तो क्यों ना हम ये इल्जाम लगाऊं कि ये मोदी है तभी मुमकिन है कि लोगों को मोदी के विरुद्ध साजिश रचने की आवश्यकता पड़ रही है। उनका ये साजिश था कि देश में 100, 200, 500 लोग मर जाए, करोड़ लोग, 1000 लोग मर जाए, ताकि कोहराम मचे और हम सरकार को फेल करने की बदनामी लगाए। एक बड़ा अफसोसजनक वीडियो आया है, एक बड़ा अफसोसजनक समाचार आया है, मैं आपको सूचित कर दूं। कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक दल का नेता अपने बेटी को बोला है अपने घर में से कि तुम एक वीडियो बनाओ और कहो कि मैं यूक्रेन में फंसी हूं और मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है। उसने अपने मोबाइल में दूतावास का नंबर दिखाया, वो सारा नंबर दिखाया और वीडियो बनाई। और मोदी विरोधी फेसबुकिया पत्रकारों ने, यूट्यूब पत्रकारों ने उसको खूब चलाया। मेरे पास भी वो वीडियो आया था, मैंने भी उस वीडियो को कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्वीट करके टैग कर दिया था और भेजा था कि भाई इस मामले को देखा जाए, अगर सिंगल स्टूडेंट भी है तो किया जाए। लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस ने उस लड़की को पकड़ा कि वो तो विदेश गई ही नहीं, क्योंकि आजकल तकनीक बड़ा स्ट्रांग है। अब मैं इस मोबाइल से बात कर रहा हूं दिल्ली से, तो मैं कहूंगा कि नमस्कार, मैं राकेश परमार अभी लंदन से आपसे बात कर रहा हूं। जानने वाला हमारा लोकेशन देख करके पता लगा लेगा कि मैं दिल्ली में हूं कि बलिया में हूं, लंदन में हूं कि फ्रांस में हूं। अब मैं बलिया में होकर के दिल्ली में बोलूंगा तो लोकेशन बताएगा कि मैं तो बलिया के अपने शोभा छपरा गांव से बोल रहा हूं। तो यही हुई और पुलिस को संदेह लगा कि भाई सरकार सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया का यूक्रेन से ढूंढ ढूंढ के ला रही है, ये लड़की कौन से कोने में बैठी है जहां पर अप्रोच नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब पुलिस सक्रिय हुई तो पता चला कि वो एक राजनीतिक दल के नेता की बेटी थी और वो बदनाम करने के लिए कर रही थी। उन्होंने बाद में क्षमा मांगा, पुलिस ने बोला कहीं अंदर तो जाना पड़ेगा, योगी जी की पुलिस है, ये आपके पिताजी के पार्टी की पुलिस नहीं है कि पुलिस भैंस ढूंढती थी, गुंडों की चाकरी करती थी, माफियाओं के पीछे शेल्टर दिया करती थी और माफिया स्टेन गन की फायरिंग करता हुआ इलाके में भ्रमण पर निकलता था। ये वो वाला जमाना नहीं है। ये वो वाला जमाना नहीं है कि पुलिस का अफसर आपके घर से अवैध असला पकड़ ले तो उसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, FIR क्यों बना दिया तूने। योगी जी की पुलिस है, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो गलत है वो गलत है, और पुलिस ने एक्शन ले लिया। तो इस तरह की बदनामियां मोदी के विरुद्ध किया जा रहा है। ये मोदी है तभी तो मुमकिन है। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ने न सिर्फ कोरोना का टीका मुफ्त में बांटा बल्कि सबको बांटा। एक चिंता थी रोजी रोजगार की, क्योंकि कोरोना में मैं भी लॉकडाउन में बंद था। मैं तो 20 मार्च को
घर में बंद हुआ तो 6 अक्टूबर को ही निकला था। मुझे बंद का डेट याद है और निकलने का डेट याद है। वो भी इसलिए याद है कि 20 तारीख को मैं अपने बेटे को लेने एयरपोर्ट गया था। बेंगलोर में लड़का इंजीनियर है, और 6 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की मीटिंग थी ऑफिस में, और हमारे कुछ लोग महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से आए थे, और उन्होंने कहा था यार पूरी दुनिया भीड़ मचाए हुए सड़क पर, तुम घर में दुबके हुए हो। तो मैं 6 अक्टूबर को निकला था। तो आखिर जब घर से बाहर नहीं निकला तो हम लोगों का तो हैंड टू माउथ है, हैंड चलेगा तो भाई मुंह चलेगा। तो भोजन की तो आफत किसी को भी आ जाती, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है, आदरणीय मेरा देवदी जैसों की कृपा है कि भाई भोजन की दिक्कत नहीं पड़ी। बट हमारी जैसी स्थिति सबको तो नहीं है कि आप साल 6 महीने बढ़ जाएंगे और आपके खाने का इंतजाम ना हो। इतना कलस्तर तो किसी का भरा नहीं होता। तो बहुतों को इस बात की समस्या आई कि वो कहां से खाएंगे, खासतौर से दिहाड़ी मजदूर, गरीब मजदूर। योगी मोदी की जोड़ी ने कहा कि भाई 2 किलो मैं दे रहा हूं, 2 किलो तुम दो। मतलब ये कंपटीशन हुआ जोगी जी में और मोदी जी में। जोगी ने कहा कि तुम इतना दे रहे हो, मोदी ने कहा मैं इतना दूंगा। और स्थिति ये आई कि जोगी मोदी की जोड़ी ने उन तमाम गरीब मजदूरों को, जो सबसे प्राइमरी नीड थी, जिससे दुनिया आहत थी, दुनिया परेशान थी, दुनिया चिंतित थी, वो था भोजन। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने, जुगल जोड़ी, ईश्वर सलामत रखे इन लोगों को, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, कि भोजन की समस्याओं से निजात दे दिया। बढ़ाया आप निश्चिंत होकर के परिवार के साथ रहिए, खाने की जिम्मेदारी हम देंगे आपको। दूध का पैकेट से लेकर के समोसा और पकौड़ा तलने का तेल तक नरेंद्र मोदी ने इंतजाम करा दिया, और लोग निश्चिंत होकर के घर में बैठ करके खाना खाए दोनों टाइम। इतना भोजन का इंतजाम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी की सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों के नाम पर किसान सम्मान निधि घोषणा किया और बोला 6,000 रुपया आपके खाते में चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। लोगों के मोबाइल पर बज गई और अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड। ये मोदी है तभी मुमकिन है। मित्रों, आप एक बात जरूर जानिए कि इस देश में अगर आप हिंदू मुसलमान में एकता, बड़े छोटों में एकता, उत्तर दक्षिण में एकता देखना चाहते हैं तो योगी मोदी को अपना नेता बनाए, कमल के निशान के सामने वाली बटन दबाए। जो एक चरण आ गया मैं उनके लिए बात करता हूं, और आगे जो चरणें आएगी, क्योंकि अब दिल्ली में निगम का चुनाव है और हमारे देश में तो 12 महीना चुनाव होते ही रहते हैं। तो उन सब लोगों को यह अनुरोध है कि अगर आप कल सुरक्षित करना चाहते हैं तो आज ही अपना निशान निश्चित कर लीजिए, और वो है कमल का निशान। अगर कमल का निशान आपके साथ है, कमल के निशान को आपने मजबूती दिया है, कमल के निशान को अपना आशीर्वाद दिया है, कमल के निशान को अपना सहयोग दिया है, कमल के निशान को अपना निशान माना है, तो जान लीजिए कि शिवसेना और शरद पवार एक साथ सरकार बना सकते हैं। अभी हंसने के अंदाज में कहूं कि सीरियस अंदाज में कहूं, मैं बात कर रहा हूं, अंदाज आप डिसाइड कर लीजिएगा। कि कहा जाता है ना कि हमारे डर से बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगते हैं, या हमारे वजह से बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगते हैं। शरद पवार और शिवसेना का एक साथ सरकार बनाना इससे भी बड़ी घटना है, क्योंकि बाघ बकरी संभव है कि वो दोनों जंगल में बचपन से एक साथ रहते हो तो एक दूसरे के प्रति हिंसक स्वभाव न आया हो, क्योंकि उनको पता नहीं चला हो कि ये इनको मार के खाने वाली बात है। ऐसा संभव है क्योंकि चिड़ियाघर में, जंगलों में ऐसा देखा जाता है कि कई ऐसे जानवर जो एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं, वो एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। हम लोग रोज यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि बिल्ली और मुर्गी एक साथ खेल रही है। किसी के घरों में बिल्ली भी पाली गई है, मुर्गी भी पाली गई है, वो एक साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से एक दूसरे के एक साथ रहने का आदत डाला गया है। तो ये तो संभव है, लेकिन शिवसेना और शरद पवार एक साथ सरकार बना सकते हैं, ये तो सोचने में भी 3-4 बार सोचना पड़ रहा है, तब जाकर के लगता है कि सही है क्या। तो बात नहीं सही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है, सर्वाइवल की लड़ाई है, कहीं अपना अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। तो जब नदी में बाढ़ आता है तो सांप के ऊपर भी बैठ करके अगर पांव रख के आदमी तैरना चाहता है तो तैर जाता है। कोई एक लकड़ी अगर समुद्र में तैरती मिल जाती है, नदी के बाढ़ में तैरती मिल जाती है, तो देखते हैं कि उस पर सांप, बिच्छी, बिल्ली, कुत्ता, यहां तक कि चिड़िया और पंछी तक बैठे होते हैं
और ना तो उसको बिल्ली पंछी को खाती है, ना सांप उसको डसता है। सबका अपना जान प्यारा होता है, एकमात्र वो लकड़ी सहारा होती है, उसको पकड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर हमला नहीं करते, एक जैसे देखते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये जो राजनीति में सुनामी नरेंद्र मोदी के नाम से आई हुई है, वो शरद पवार और शिवसेना को सरकार बनवा सकती है। ये ममता बनर्जी और कांग्रेस को एक साथ चुनाव लड़वा सकते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में कांग्रेस का सरकार बनवा सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं। तो अब इतना एक करने वाली कोई राजनीतिक दल अगर है आपके नजर में तो हमको जरूर बताइएगा। देश में राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण सूत्रधार नरेंद्र मोदी का मदद करें, नरेंद्र मोदी का साथ दें, देश दुनिया में आपका नाम आएगा और दुनिया सम्मानित महसूस होगी। मित्रों, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी पैसा लूट के भाग गया, ये सब चर्चा होता है और हर बार होता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को इस बात का ट्वीट करते सुना है आपने कि 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जमा कराया इन लोगों ने? विजय माल्या और नीरव मोदी जैसों ने, मोहन चौकसी जैसे लोगों ने जो नकदी जमा कराया है भारत सरकार के राजकोष में, वो 18,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अगर पैसा लूट के भाग जाने का राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है तो कम से कम एक छोटा सा बयान भी तो इस पक्ष में दे दिया जाए कि आप मोदी को मत बोलिए कि जांच एजेंसियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जांच एजेंसियां तो आपकी भी हैं, तो भारत की जांच एजेंसियां है, मोदी जी के घर के नौकर तो है नहीं। तो मोदी की भारतीय जांच एजेंसियों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 18,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति रिकवर की। ये वो संपत्ति है जो उन्होंने संपत्ति कब्जा किया था, उसे अलग है। जो सीजर किया था इनकम टैक्स ने, पुलिस ने और अलग अलग महकमों ने, बैंक ने, ये जो सीजर किया है या जो मोर्गेज को कैप्चर किया है, वो उससे अलग है, क्योंकि अभी उसका असेसमेंट नहीं हुआ है को कितने रुपए का है। ये नगदी जमा हुई है टकसाल राजकोष में। तो ये भी तो मोदी है तभी मुमकिन है, क्योंकि कोई उद्योगपति पैसा भाग जाने के बाद जमा किया है, ये भी पहला ही घटना है। और आपसे अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये भी पहला ही घटना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है एक टर्म पूरा होने के बाद, लेकिन एक भी राजनीतिक मंच पर, एक भी राजनीतिक दल के द्वारा इस बात की चर्चा नहीं की गई कि मुख्यमंत्री ने इतना करोड़ का घोटाला किया है, फलाने वाले मंत्री ने फलाना रुपया का घोटाला किया है, ये करप्शन उसके ऊपर है। इस विषय पर कहीं किसी विरोधी दल, मतलब अखिलेश यादव ने भी अगर बाबा योगी आदित्यनाथ पर घोटाले का इल्जाम लगाया हो तो क्यों? क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं है। नरेंद्र मोदी की एक 5 साल का कार्यकाल पूरा होकर के दूसरा 5 साल का कार्यकाल, तीसरा 5 साल के कार्यकाल पूरा करने के लिए अग्रसर है, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी पर घोटाला का इल्जाम किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया है। ये मोदी है तभी मुमकिन है, योगी है तभी मुमकिन है। तो क्या हमको ऐसी सरकार चाहिए जो आपस में बंदरबाट करती थी, या ऐसी सरकार चाहिए जो देश की के लिए न्याय करती है, देश का कल्याण करती है, माफियाओं का संहार करती है और उसके संपत्ति पर कब्जा करके राजकोष में जमा करा देती है, माफियाओं के जमीन पर गरीब की बस्ती बनवाती है? आप सोचेंगे तो आप कमल के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कमल है तभी कल है। जय हिंद, वंदे मातरम।